आइए फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो जीएसटी को लागू हुए 9 साल हो गए हैं। जीएसटी 2.0 भी इस बीच हमने देखा और इस रिफॉर्म से इकोनॉमी को कितनी सफलता मिली है, क्या कुछ चैलेंजेस अभी बाकी हैं, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। सबसे पहले इन 9 सालों के सफर की एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, चर्चा को फिर शुरू करते हैं मेहमानों के साथ। जीएसटी को लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल जीएसटी को एक देश एक बाजार एक टैक्स के विचार के साथ पेश किया गया था और इसका मकसद था मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को कम टैक्स फाइलिंग, क्लियर नियम, टैक्स क्रेडिट के आसान फ्लो और आसान बुक कीपिंग से फायदा पहुंचाना। तो वहीं जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के तहत सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव भी किए और 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म करके अधिकांश वस्तुओं को 5 और 18% वाले स्लैब में डाल दिया। इस रिफॉर्म का बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिला। तो चलिए जीएसटी कलेक्शन के जून महीने के ताजा आंकड़े पर नजर डालते हैं। जून महीने के जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के जून महीने में दर्ज किए गए 1,71,105 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 14% बढ़ गया और यह आंकड़ा 1,94,812 करोड़ रुपए को टच कर गया। आंकड़े ये भी बताते हैं कि घरेलू लेन देन से जून महीने में सकल घरेलू राजस्व सालाना आधार पर 6.5% उछलकर 1,34,774 करोड़ रुपए हो गया, जो बीते साल इसी दौरान 1,26,505 करोड़ रुपए था। तो वहीं आयात पर जीएसटी कलेक्शन करीब 35% बढ़ा है और ये 60,000 करोड़ रुपए के आंकड़े से बढ़कर 1,62,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा पिछले महीने में कुल जीएसटी रिफंड 29% से थोड़ा अधिक बढ़ गया और ये 32,436 करोड़ रुपए हो गया। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और असम जून में जीएसटी कलेक्शन के मामले में सबसे अव्वल रहे। यूपी के जीएसटी कलेक्शन में जहां 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं असम में यह आंकड़ा 17% का रहा। इसके साथ ही पंजाब में 14%, गुजरात में 12% और महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा 9% रहा। वहीं जीएसटी कलेक्शन में गिरावट वाले राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में जीएसटी कलेक्शन जहां 2% घटा है, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह गिरावट 5% की रही है। वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था वाली जीएसटी ने देश की इकोनॉमी को न केवल नई दिशा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में और उछाल देखने को मिलेगा। यानी देश की तरक्की की बयार जीएसटी की पगडंडियों को पकड़ते हुए लंबा रास्ता तय करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी कवर स्टोरी शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। अब हम आज के मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमएस मणि सर, जो कि पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है मणि सर आपका। जीएसटी मामलों के देश के चोटी के जानकार आप माने जाते हैं, स्वागत है सर आपका। सौरभ अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टैक्स पार्टनर हैं ईवाई इंडिया के। अग्रवाल सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जालान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है विवेक सर आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन विजय वर्गीय जी, पार्टनर हैं प्राइस वाटरहाउस एंड कॉर्पोरेशन एलएलपी। बहुत बहुत स्वागत है नितिन सर आपका भी हमारे शो पे। मणि सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। बड़ी दिलचस्प डेलॉइट का एक लेटेस्ट सर्वे भी आया है, जिसमें 99% कारोबारी हैं वो जीएसटी पर अपना पॉजिटिव रुख दे रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा पैराडॉक्स भी दिखता है, 36% कंपनियों ने अभी भी रिफंड में देरी की शिकायत की है। तो एक तो आप अपना सर 9 साल का एक तो एनालिसिस दे दीजिए कैसा है, और उसी से के साथ साथ इस रिपोर्ट के हवाले से भी 99% इंडिया इंक आपके सर्वे में अगर खुश है, तो जमीन पर टैक्स अधिकारियों द्वारा जो एग्रेसिव ऑडिट और जांच को लेकर कंपनियों में इतना डर क्यों है सर? देखिए, पहली बात यह है कि 9 सालों में जीएसटी ने काफी प्रोग्रेस की है। जीएसटी की शुरुआत आपको याद होगा, उस वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, खास करके पहले 2 साल। और उन 2 सालों में लोगों को बहुत सी तकलीफों से जूझना पड़ा। लॉ फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे लेजिस्लेशन में। उसके साथ में जीएसटी की जो पोर्टल थी वो भी टेस्टिंग टाइम दे रही थी सारे टैक्स पेयर्स को। अब इसकी वजह से पहले जो 1-2 साल थे जीएसटी में, वो लोगों के लिए काफी डिफिकल्टीज पोज किए थे। अब अच्छी बात यह है कि उस वक्त लेजिस्लेशन, टैक्स अथॉरिटीज, सीबीआईसी, जीएसटीएन सारे रिस्पॉन्सिव थे और सारे लोगों ने बहुत प्रयत्न किया जिससे टैक्स पेयर्स की जो तकलीफें हैं उसका समाधान हो जाए।
और हर तकलीफ के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन इमीडिएटली लिया, जिसकी वजह से अब जब हम 9 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं जीएसटी का और 10वीं साल में हम जब एंट्री कर रहे हैं, बहुत हद तक लोगों के मन में जो शंकाएं थी जीएसटी के बारे में, जो तकलीफें लोग सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वो सारी शिकायतें बहुत हद तक दूर हो गई हैं। अब इसी की वजह से इंडस्ट्री ने जीएसटी को पिछले 2-3 सालों से ही आप देखेंगे थम्स अप दिया है कि जीएसटी इज वेरी गुड रिफॉर्म, और जीएसटी की वजह से पुराने टैक्सेस को लेकर जो जो तकलीफें थी वो बहुत हद तक दूर हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी की जो सिस्टम है 9 सालों में वो परफेक्ट हो चुकी है। हमें याद रखना है कि पिछले जो टैक्सेस थे, वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, वो टैक्सेस अपने देश में करीब 60 साल तक लागू थे और 60 इयर्स पीरियड में वो लेजिस्लेशन धीरे धीरे बदलता गया। तो उसके मुकाबले में जीएसटी जो है अभी 9 साल का हुआ है, तो अभी भी जीएसटी बहुत ही यंग लेजिस्लेशन है। जीएसटी में आज की तारीख में कुछ समस्याएं हैं जो लोगों को आज की तारीख जो उभर कर आ रही है। पहली बात यह है कि रिफंड प्रोसेस की जो टाइमलाइन दी गई थी, उस वक्त में लोगों को रिफंड मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। कुछ हद तक मुश्किल हो रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। कुछ वजह ये भी है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने की, उसको संपूर्ण करने के बाद में भी जीएसटी अथॉरिटीज के मन में कुछ शंकाएं रहती हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, उनकी रिकंसिलेशन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया है कि नहीं आया है। इसकी वजह से कुछ डिलेस डेफिनेटली हो रही हैं कुछ केसेस में। पर जहां तक ऑडिट्स का सवाल है जो आपने बताया, वो मेरे हिसाब से लार्जर प्रॉब्लम है बिजनेसेस के लिए, और वो प्रॉब्लम जो है वो 2 पैमाने पर है। पहली बात यह है कि कोई भी बिजनेस की अगर हर स्टेट में ब्रांचेस हैं, हर स्टेट से ऑपरेशंस हैं, तो उनको हर स्टेट की ऑडिट फेस करनी पड़ती है, जिसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारी स्टेट में ऑपरेशंस सिमिलर रहेंगी, सिमिलर प्रोडक्ट्स रहेंगी या सिमिलर सर्विसेज रहेंगे, सिर्फ उसका जो वॉल्यूम और स्कोप है वो थोड़ा अलग रहेगा। कुछ स्टेट्स में ज्यादा बिक्री होगी, कुछ स्टेट्स में कम बिक्री होगी। तो हर स्टेट को सेपरेट ऑडिट में सब्जेक्ट करना इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल और महंगा हो रहा है, क्योंकि उन्हें हर स्टेट में ये ऑडिट्स को फेस करने के लिए लोगों की जरूरत है, टैक्स कंसल्टेंट्स की जरूरत है, लोकल कंसल्टेंट्स की जरूरत है। Absolutely. इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए और एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाया जाए जो ऑडिट को डील करे, और अगर कुछ स्टेट स्पेसिफिक नुआंसेस हैं उसके ऊपर स्टेट लेवल में तहकीकात हो जाए, तो मेरे हिसाब से किसी को इसके ऊपर कोई शिकायत नहीं होगी। ऑल राइट सर, तो यानी कि ओवरऑल जो आइडिया है उसको लेकर लोगों के मन में अभी बहुत ज़्यादा शंकाएं तो नहीं है, आइडिया को लेकर के उसका वेलकम ही हो रहा है, बट जो रिफंड है, ऑडिट है और जो स्टेट लेवल के नुआंसेस हैं उनको लेकर अभी भी थोड़े से रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी। मैं आऊँगा सर इन पे, इस पर डिटेल में और बात करेंगे। सौरभ सर आपके पास आ रहा हूँ। ईवाई ने लगातार अनुमान जाहिर किया है कि टैक्स की जटिलता अभी भी एक थोड़ा सा पेन पॉइंट बनी हुई है सर। एक तो आप अपना 9 साल का एक तो एनालिसिस दे दीजिए, और उसके साथ सेम जो टैक्स की जटिलता है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितना भी निर्णय है भारत में, वो अभी भी हमारे टैक्स की जटिलता बहुत हद तक वो प्रभावित कर रही है सर, और ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट अभी भी बना हुआ है। तो इस पर भारत को इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, एंड ओवरऑल योर एनालिसिस ऑन द 9 years ऑफ जीएसटी सर। तो दीपक जी, जैसे आपने कहा और मनी साहब ने भी कहा, अगर आप देखें कि 60 साल पुराना एक टैक्स था, जो 9 साल की एक जर्नी इस टैक्स ने पूरी की, इस 9 साल की जर्नी में बहुत सरलताएं गवर्नमेंट ने लाई। बहुत सारे इश्यूज थे, सेक्टर वाइज इश्यूज थे। हर सेक्टर में जब भी इशू कोई आया गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किए, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री हो। गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव रही इस जर्नी में कि कोई भी नई इतनी बड़ी रिफॉर्म लाए हैं, तो अगर कुछ इंडस्ट्री को जटिलताएं आ रही हैं और इंडस्ट्री ने उन्हें समय रहते हुए अप्रोच किया, तो उन्होंने उन इश्यूज का निवारण किया, जिससे कि एक सर्टेनिटी मिली ग्लोबल इन्वेस्टर को कि अगर कोई इशू आता है तो वो इंडियन सरकार जो है वो उसमें पूरी तरीके से साथ खड़ी होगी और उसको रिजॉल्व करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ अगर आप 9 साल की जर्नी में देखें तो कंप्लायंसेस जब इनिशियली प्लान किए गए थे तो काफी जटिल कंप्लायंसेस थे। गवर्नमेंट ने देखा कि इंडस्ट्री इसको पूरी तरीके से
शायद ना कर पाए, उन्होंने उन सारे कंप्लायंसेस को लागू नहीं किया। इनिशियली उन्होंने GSTR1 लागू किया, 3B लागू किया जो कि एक समरी रिटर्न था, और जैसे जैसे इम्प्रोवाइजेशन होते गए आज की डेट में हम आगे बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रिटर्न में। अगर आप देखेंगे आज लार्ज कंपनीज जो हैं उनके लिए आज GSTR1 जो कि एक आउटपुट रिटर्न है, आउटपुट रिटर्न जो आउटपुट सेल रिटर्न है, उस रिटर्न के अंतर्गत सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट होनी शुरू हो चुकी हैं ई इनवॉइस के अंतर्गत। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि हमने एक रिसेंटली नया सिस्टम लॉन्च किया, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको कोई जना सामान बेचता है B2B में, तो ऑटोमेटिकली आपके एक परचेज रजिस्टर टाइप का इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में बन जाता है, जिसमें आप एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग कर सकते हो, और उसके बेस पे आपके 3B में ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट पॉपुलेट भी होने लग गया। कुछ उसके अंदर समस्याएं हैं, क्योंकि हो सकता है सेल्स रिटर्न का केस हो सकता है पार्शियल एक्सेप्टेंस का केस हो, जिसको सरकार डील कर रही है। अब आते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने वाले GST 3.0 में होनी चाहिए। अगर कोई जना कहता है कि हम रेट रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है अगला रेट रैशनलाइजेशन कम से कम 4-5 साल दूर है। मैक्सिमम ATF एक ऐसा प्रोडक्ट है जो GST के अंतर्गत आ सकता है, बहुत बार इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, बट बाकी अगर कोई कहे पेट्रोल, डीजल, ये अल्कोहल, ये अगर GST के अंतर्गत आने की बात करें, तो अभी ऐसी चीज जो है 4-5 साल मेरे को दूर लगती है। ये हाँ, ये ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने छेड़ दिया है सर। GST के दायरे में पेट्रोल, डीजल, शराब, ये कब आएगा, ये हर कोई सवाल पूछ रहा है। इस पर एक सेपरेट हम आपसे इनपुट लेंगे सर। फिलहाल मैं विवेक सर के पास जा रहा हूँ। विवेक सर, आपने 2-3 मोर्चों पर GST की जटिलताओं को भी देखा भी है, उनको व्यावहारिक रूप में उसका अध्ययन भी किया है, बट जो आपका स्पेशल फोकस जो रहा है, जो हमारी अपीलीय जो न्याय अधिकरण है GST-AT पर, वो आपका रहा है। आपने संतोष भी जाहिर किया है उस पर कि GST के आने के बाद से थोड़े से नियमों में ढील दी जाने के बाद से ऑनलाइन अपील दायर करना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हुआ है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है जो पेंडिंग मामले हैं उनकी, उस मामले में कितना काम होना अभी बाकी है सर? और अगर इसी तरह से 3 साल में बैकलॉग ही ख़त्म नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे रिफॉर्म्स को धरातल पर सफल माने सर? जी दीपक जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है GST एपिलेट ट्रिब्यूनल का। देर आए दुरुस्त आए, इसको आने में बड़ी देर लगी, 9 साल लग गए GST एपिलेट ट्रिब्यूनल को, जिसका एक्सपेक्टेशन था कि 1-2 साल में आ जाना चाहिए था। परंतु अब जो सबसे बड़ी जटिलता है GST एपिलेट ट्रिब्यूनल में, कल जो है उसका लास्ट डेट था GST एपिलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का। 4 लाख लगभग अनुमान है कि अपील फाइल होने चाहिए, परंतु कल तक देखा गया कि 30,000 ही अपील फाइल हुए हैं। अब उसमें मेरे हिसाब से कि बिजनेसेस जो हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उन्होंने भी उसमें दिखाई नहीं अपनी प्रोएक्टिवनेस, क्योंकि सितंबर से ही बोला गया था कि आप अपनी अपील्स फाइल कीजिए, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी जागी काफ़ी बाद, जून में सब ने अपील फाइल करना स्टार्ट किया। अब उसे 1 महीने डेट को बढ़ाया गया है। अभी भी अगर हर दिन के हिसाब से हम देखें कि 1500 अपील अगर फाइल हो या 5000 भी अगर अपील फाइल हो, तो भी शायद 1 महीने में 2-2.5 लाख अपील ही फाइल होंगे। तो एक तो जो टैक्स पेयर्स हैं जिनकी अपील फाइल होनी बाकी है, उन्हें GST एपिलेट ट्रिब्यूनल, इवन जो मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं सारे ट्रिब्यूनल के, सब ने काफ़ी आउटरीच प्रोग्राम्स किए हैं। तो अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री को चाहिए कि फटाफट अपनी अपील्स फाइल करे। इसके बाद जो इससे बड़ा मुद्दा आएगा वो है ट्रांजिशनल मैनेजमेंट। अब पहले तो अपील फाइल हो गए 4 लाख या 2-2.5 लाख, अब उसके बाद उसके लिए GST एपिलेट ट्रिब्यूनल को जो ट्रांजिशनल मैनेजमेंट है उसमें कैसे करना है, उसके लिए GST एपिलेट ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट साहब को और वाइस प्रेसिडेंट सारे साहब जो हैं हर स्टेट में, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे अपील
मेरे हिसाब से आपने ठीक कहा कि 2 से 3 साल लगेंगे उसको पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन करने के लिए, परंतु जिस हिसाब से जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोएक्टिवली फंक्शन कर रही है, मेरे हिसाब से जुलाई 3 से 4 जुलाई में हियरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार हियरिंग स्टार्ट हो जाएंगी तो बंचिंग करना पड़ेगा इनको केसेस। जीएसटी के अगर आप केसेस देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के केसेस होते हैं, 1 वर्सेस 2B वर्सेस 3B के केसेस होते हैं। उसके बाद रेवेन्यू के 1 वर्सेस 3B के केसेस होते हैं। उनको बंचिंग कर करके उनको फाइल करना पड़ेगा, उनको डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेंगी ये केसेस। और मेरे हिसाब से हालांकि 2-3 साल लग सकते हैं पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन होने के लिए, परंतु आप देखेंगे जिस हिसाब से ट्रिब्यूनल फंक्शन कर रही है उसमें 6 से महीने से 1 साल में काफी आगे बढ़ जाएंगे। किंतु टैक्स पेयर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी अपील फाइल करें। थोड़े बहुत जो पोर्टल में ग्लिचेस हैं जो आप सुन रहे होंगे कि रेस्पोंडेंट का नाम नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, वो सारे के लिए GST-80 प्रेसिडेंट साहब ने उनको 31 दिसंबर तक की राहत दे दी है। इतनी बड़ी बड़ी राहत के बाद टैक्स पेयर्स और ट्रेड एंड इंडस्ट्री को आप जी बिजनेस के माध्यम से मेरी एक अपील है कि लोग अपनी जल्दी जल्दी अपील फाइल करें ट्रिब्यूनल में, ताकि एक्चुअली जो बेंच मेंबर्स हैं वो जस्टिस कर पाए, ना कि अपील फाइलिंग के लिए गुहार लगाए। एब्सोल्युटली सर, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े लॉजिकल आपने ऑब्जर्वेशंस अपने रखे थे। इसमें आपने रजिस्ट्रार की ओर से जो डिफेक्ट्स निकाल दिए जाते हैं ना, वो फॉर्म APL 2A जारी कर दिया जाता है बात बात पे, उसका भी एक मुद्दा है, उस पर भी हम आएंगे सर। और प्री डिपॉजिट का भी आपने बहुत अच्छा मसला उठाया है, उस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। अब मैं विजय वर्गीय सर के पास जा रहा हूँ। विजय वर्गीय सर, PwC का फोकस हमने देखा है हमेशा से जो MNCs के जो कंप्लायंस हैं, उनकी जो स्टैट्यूटरी फाइलिंग टाइम बार्स हैं, उन पर अब काफ़ी रहा है। और यहाँ पर बातचीत भी यही हो रही है कि भारत में अगर MNC आ रही है या विदेशी कंपनीज आ रही हैं, उनको अभी भी ये GST हो या टैक्स का ताना बाना बड़ा जटिल लगता है और उसकी वजह से उनके निर्णय प्रभावित होते हैं। आप लोगों की नज़र में सर क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपके? ज़्यादा निवेश आए, भारत पे ज़्यादा भरोसा आए, ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्चुअल में ग्राउंड पर धरातल पर उतरे, उस पर GST कैसे अपनी बेहतर भूमिका निभा रहा है? और 9 सालों में जो जर्नी है सर, उसका आपका एनालिसिस क्या है? जी दीपक जी, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, specifically for MNC. But उससे पहले I would like to give big congratulations to the policy makers. Policy makers ने पिछले 9 सालों में जो change management किया है वो काबिले तारीफ है, because when we see the worldwide tax systems, I think India ने बहुत कुछ काम किया है। हमारे जो systems उन्होंने डेवलप किए हैं, चाहे GSTN हो, चाहे e-invoice हो, चाहे e-way bill हो, these are one of the best systems India has developed. So वो काफ़ी साधुवाद के पात्र हैं। When we come to the 9 years of journey, I think government ने बहुत कुछ काम किया है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब देखती है इंडिया की ओर, टैक्स व्यवस्था की ओर, they look at 3-4 parameters कि वो कर व्यवस्था सहज है, सरल है, they are predictable, they are actually वो स्थिर हैं। आई थिंक अगर हम इन चीज़ों को देखें, पिछले 9 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने स्थिरता की ओर काफ़ी ध्यान दिया है। अगर एक स्थिर कर व्यवस्था होगी, पीपल विल नॉट हैव मेनी प्रॉब्लम्स, पीपल विल बी मोर कंफर्टेबल। जो सेकंड फेज हैं, स्थिरता के बाद जो सेकंड फेज है वो सहजता, सरलता, वहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी काम होना बाकी है। जब मैं देखता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज दे फोकस अ लॉट, उस दिशा में गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी फोकस किया है अडॉप्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन, काफ़ी फोकस किया है AI रिलेटेड फोकस ऑन कंप्लायंसेस। जब कंप्लायंस की ओर देखते हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो ग्लोबल डायरेक्शन पे हैं, और ग्लोबल डायरेक्शन पे अगर कोई काम करता है तो इन्वेस्टर की नज़र उस पर काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम देखेंगे, IMS की बात करें, इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, AI ड्रिवन assessment, etc. We are talking about the cyber focus, where there is a lot of focus on business intelligence and fraud, detection. जब digital adoption होता है, the confidence in the mind of global investor increases. Government ने उस दिशा में काफी काम किया है। अगर हम देखें वन नेशन वन टैक्स की और जब बात करते हैं,
कुछ चैलेंजेस रहे होंगे जहां पर हम बोलते हैं कि असेसमेंट जो होते हैं, अगर मेरी एक कंपनी है जहां पर 20 या 25 रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन में हर टैक्स ऑफिसर का मानना या उनका असेसमेंट करना डिफरेंट हो सकता है, राइट। बिकॉज हमारी व्यवस्था इस तरह की है जहां पर सेंट्रल भी इन्वॉल्व होता है और हर स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, स्टेट का व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। ये एक जगह है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट को काफी काम करना पड़ेगा कि ट्रू सर। क्या हम कैन वी हैव अ यूनिफाइड सिस्टम फॉर ऑडिट असेसमेंट सो दैट मल्टीनेशनल कंपनीज डू नॉट फेस मल्टीपल ऑडिट्स। आज की कर व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि मल्टीनेशनल कंपनीज दे आर वेरी मच कंसर्न टू सी दैट कि हमारे 20 ऑडिट्स हो रहे हैं, 20 असेसमेंट्स हो रहे हैं। अगर वो व्यवस्था थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, वो व्यवस्था अगर हम एक यूनिफाइड टैक्स मैकेनिज्म, टैक्स असेसमेंट मैकेनिज्म में डालें तो उससे काफी फायदा होगा, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। बहुत बहुत अच्छा कुछ इनपुट दिया मुद्दे सर वो भी आपने। हैं जहां पर जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कुछ लीकेजेस हैं जहां पर हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो व्यवस्था है Right. ग्लोबल डायरेक्शन में नहीं है। अगर हम उस पर काम करें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट फोकस अप्रोच है जहां पर मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड, they will be more comfortable, our structure will be more aligned with the global tax. एब्सोल्युटली। और यही क्योंकि आइडिया भी है, तो ये जब तक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेंगे ना कि बाहर की कंपनी को एक्चुअल में ग्राउंड पे कौन कौन सी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, संभवतः तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे उस दिशा में। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया सर। मणि सर, अब आपके पास आ रहा हूँ। 2017-18 के आसपास जो टैक्स कलेक्शन था सर, उस समय जीएसटी का 90,000 करोड़ के आसपास रहता था। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं 190 के आसपास, दोगुने से ज़्यादा हो गया है। बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन जीएसटी 2.0 के बाद हमने रेट कम किए, उसके बावजूद सर आपको लगता है कि जो 2 लाख करोड़ प्रति महीने का जो जिस टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य के हम चल रहे हैं, और जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, हमारी डोमेस्टिक सिचुएशंस हैं, ये न्यू नॉर्मल बनेगा या नहीं बनेगा सर? क्योंकि हम यही देखते हैं कि ये न्यू नॉर्मल जिस दिन बनेगा, संभवतः उस दिन हमें लगेगा कि हाँ, वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो 2 लाख करोड़ का न्यू नॉर्मल बनेगा या नहीं बनेगा सर? देखिए, जीएसटी कलेक्शंस के जो आंकड़े आते हैं हर महीने, पहली बात यह है कि उसको कोरिलेट करने की जरूरत है जो बाकी जो इकोनॉमिक डेटा है। राइट। तो जीडीपी ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ऑटोमोबाइल सेल्स हैं, स्टील सीमेंट सेल्स हैं, ये सारे जो अदर इंडेक्सेस हैं जो प्रोडक्शन कंजम्पशन को दर्शाते हैं, उनके साथ में जीएसटी कलेक्शंस के जो आंकड़े हैं उसको कोरिलेट करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर ये एक तालमेल से चल रही है, इसका मतलब है कि जो डेटा हम देख रहे हैं वो सही डेटा है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर ये अलग अलग डिसीजन में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि डेटा में कोई फ्लॉ है। फॉर्चुनेटली पिछले 9 साल में हमने जो डेटा देखा है, और खास करके जो सितंबर 2025 के बाद की जो डेटा है, उसके ऊपर जब हमने बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि उस वक्त लोगों को ये शंका थी कि जीएसटी रेट कटौती की वजह से कलेक्शंस डिप ना हो जाए, क्योंकि तब तक जीएसटी कलेक्शंस पैंडेमिक के बाद में स्टेबलाइज हो रहे थे। पर फॉर्चुनेटली उसके बाद आप देखेंगे सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर ऑन द अपस्विंग। अब खुशी की बात यह है कि आपने बताया 2 लाख करोड़ न्यू नॉर्मल बनेगी क्या? मेरे हिसाब से इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने के जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 3 महीने में 6 लाख करोड़ से ज्यादा तो हम कलेक्ट कर चुके हैं। हालांकि उसमें फर्स्ट मंथ का मैक्सिमम कलेक्शन था अप्रैल में, पर आप अगर एवरेज देखेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ करंट फिस्कल में FY27 में ऑलरेडी अबाउट 2 लाख करोड़ है। अब ये 2 लाख करोड़ अबव एवरेज जो है, इसमें से 2 महीने ऐसे भी हैं जहां पर वेस्ट एशिया में क्राइसिस थी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन कुछ हद तक अफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई थी मैन्युफैक्चरर्स के बीच में खास करके, पर उसको हमने वेदर किया है। और वो तकलीफों के बावजूद अगर हम ऑन एन एवरेज 2 लाख करोड़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो रेट कट की जो डिसीजन थी, जिसकी बेसिस ये थी कि रेट कट करने की वजह से कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और जब वॉल्यूम कंजम्पशन बढ़ जाएगी वो मोर देन कॉम्पेंसेट करेगी रेट कट्स को। बहुत हद तक सरकार की ये जो एजम्पशन थी वो सही निकली है। इसी वजह से अभी आप ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग डेटा कंसिडर करेंगे, वो भी हायर है कंपेयर टू सितंबर 25। इसलिए सारे डेटा को जब हम साथ में देखते हैं, जीएसटी रेट, जीएसटी की जो कलेक्शंस हैं,
2 लाख करोड़ क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मेरा गेस ये रहेगा कि थ्रू आउट द ईयर वी विल सी इट अबाउट 2 लाख करोड़, क्योंकि पिछले 2 महीने में फेस्टिव सीजन नहीं है, ये लीन सीजन है कंजम्पशन का, और ये लीन सीजन में डिस्पाइट वेस्ट एशिया क्राइसिस अगर हम 2 लाख करोड़ बना रहे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर द एंटायर इकोनॉमी। ऑल राइट सर, तो ये तो चलिए इस मोर्चे पर हमने एक पॉजिटिव संकेत देखे कि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, कम से कम इन आंकड़ों की वजह से। सौरभ सर, अब एक बार एक बात कही जाती है, वो खासतौर से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर बार बार कही जाती है और कहा जाता है कि इसको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए, लेकिन रोड मैप क्या हो इसको लेकर थोड़ा उहापोह की स्थिति होती है। दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है, इसमें होता क्या है कि जो कच्चा माल है आपका, जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट है, उस पर टैक्स की दर ज़्यादा होती है, लेकिन उससे बनने वाला जो तैयार माल है, जो फिनिश गुड है, उस पर टैक्स की दर कम होती है। तो काफ़ी नुकसान होता है ऐसे में, और एक तरह से अनजाने में जो भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती है और विदेशी आयात यानी कि इंपोर्ट्स को बढ़ावा देती है, जो हम नहीं चाहते। तो सर क्या रोड मैप हो इसका, इसको पूरी तरह से ख़त्म करने का आगे क्या रोड मैप होना चाहिए? तो दीपक जी, अगर हम देखें रेट रैशनलाइजेशन से पहले सरकार ने बहुत सारे कदम लिए थे टू इंश्योर कि जहां जहां पे इन्वर्जन हो रहा है उस इन्वर्जन को कम करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद रेट रैशनलाइजेशन के टाइम पे भी उन्होंने इंश्योर किया कि जिन प्रोडक्ट्स में पहले इन्वर्जन हो रहा था वहां पे कच्चे माल के रेट ऑफ टैक्स को कम किया जाए। लेकिन जब भी कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज किसी भी टैक्सेस में होता है, जहां पे हम 2 स्लैब जो है 12 और 28 हमने पूरे एलिमिनेट ही कर दिए, तो उस टाइम पे कुछ प्रोडक्ट्स 12 से 5 में गए और कुछ प्रोडक्ट्स जो है 12 से 18 में गए। अब जब प्रोडक्ट्स 5 में गए तो क्या हुआ, खासकर अगर हम देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल जो होता है, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है जनरली 18% पे होता है, लेकिन आउटपुट 5 हो गया। लेकिन वो प्रोडक्ट रेट रैशनलाइजेशन से पहले 12% पे टैक्सेबल था। मतलब कि आपका कंज्यूमर जो है हमारा, अगर 100 रुपए का माल खरीदता था तो 12 रुपए उसके ऊपर जीएसटी भरता था, 112 रुपए उसकी पॉकेट पे असर पड़ता था। लेकिन इस इन्वर्जन के बाद भी सरकार एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट्स निकालती है और देखती है कि ओवरऑल सरकार के राजस्व में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब उन्होंने 5% में मूव किया तो कुछ हद तक इन्वर्जन हुआ पैकेजिंग मटेरियल की वजह से, कुछ इनपुट सर्विसेज का रिफंड भी नहीं मिलता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो जीएसटी जाता है उसका रिफंड भी नहीं मिलता है। बट अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो प्रोडक्ट के अंदर जो टैक्सेस गए 5% तो बिल में दिख रहा है, मान लीजिए 3-4% और एम्बेड हो गया तो टोटल कंज्यूमर की पॉकेट पे 8% या 9% का इंपैक्ट पड़ रहा है, जो कि पहले 12% का इंपैक्ट पड़ता था। तो पहली तो बात तो ये कि जब हम इन्वर्जन कहते हैं तो एक्चुअल में कंज्यूमर पॉकेट पे इंपैक्ट कम हुआ है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म जो इन्वर्जन क्रिएट हुआ बिकॉज प्रोडक्ट 5% में आ गया। उसके लिए जैसे जैसे मनी साहब ने कहा कि जैसे जैसे राजस्व बढ़ता जाएगा, 2 लाख करोड़ के ऊपर जाता जाएगा, सरकार पूरी तरीके से क्लियर है अपने थॉट्स में कि हमें इन्वर्जन खत्म करना है और वो उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे जैसे राजस्व बढ़ता चला जाएगा वो फिर से रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरिंग कि आपका इन्वर्जन कम हो जाए, तो कच्चे माल के ऊपर रेट कम करेंगे। लेकिन आपके व्यूअर्स को यह जानना बड़ा जरूरी है कि हर कच्चे माल के ऊपर रेट कम नहीं किए जा सकते, क्योंकि वही पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है अमेज़न में भी यूज होता हो सकता है कोरियर के लिए भी यूज होता हो सकता है वही पैकेजिंग मटेरियल 18% वाले प्रोडक्ट के लिए भी यूज होता है और वही पैकेजिंग मटेरियल 5% वाले प्रोडक्ट के लिए भी यूज होता है। तो पूरी तरीके से इन्वर्जन खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकार ने रिफंड के ऊपर काफी कदम लिए हैं। हो सकता है कुछ हद तक वो जो रिफंड है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। बहुत सारे इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं कि जल्दी रिफंड आना शुरू हो जाए। आई थिंक सरकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर काम करेगी जिससे वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी क्रंच व्यापारी को ना। ओके सर, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया सर इस मुद्दे को भी, और ये बहुत अच्छा आपने बताया कि एक क्लैरिटी के साथ बताया कि पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर को ख़त्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं जिसका जिक्र आपने किया था, लेकिन मैं जालान सर के पास आऊँगा। जालान सर, आपसे मुझे पूछना, तो जैसे मैंने आपसे पिछली बार जिसका जिक्र किया था, पूछने तो मुझे आपसे बहुत सारे सवाल थे, प्री डिपॉजिट से लेकर बाकी सवाल भी, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो बना हुआ है, जो शायद
जिनको जीएसटी के ताने बाने के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है, वो भी पूछते हैं कि भाई आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में कब लेकर के आ रहे हो। इसमें राज्यों की अपनी चिंताएं हैं, जीएसटी का जो वोटिंग ढांचा है उसके कारण हम देखते हैं कि केंद्र के भी हाथ बंधे हुए हैं। 75% का आपको फैसला चाहिए, उसमें सेंटर के पास 33 या 34 या 35% ही है। तो समझ में आता है कि सरकार चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकती है। तो ये क्या इसमें हम एक्सपेक्ट करें सर, ये आएगा, कभी नहीं आएगा, नियर फ्यूचर में आएगा या लटका रहेगा सर? देखिए, ये जो मुद्दा है पेट्रोल डीजल का, ये तो शुरू से ही है। जीएसटी जब से शुरू हुई थी तभी से लोगों की, जो टैक्स पेयर्स है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है, जो इंडस्ट्री में यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग में, उसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता इंडस्ट्री को, और उसके लिए जो गुड्स या गुड्स हैं, जो माल है, उनका दर जो है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाता है और उसका ब्रंट कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपने भी उसको ठीक तरीके से बताया कि पेट्रोल डीजल को लाने का जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि Correct. उससे स्टेट्स की जो रेवेन्यू है, जो डायरेक्ट वैट की रेवेन्यू है, वो हिट होंगी। तो शायद अब ये जीएसटी काउंसिल जो है, इसके ऊपर एक डिसीजन लेना तो है ही, चाहे आज लें, चाहे 6 महीने या 1 साल बाद लें, परंतु उन्हें लेना पड़ेगा। हो सकता है इन द इंटरिम पेट्रोल डीजल के ऊपर पूरा ना करके, जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जो एयरक्राफ्ट्स में यूज होती है, सिर्फ उसको एक बार एक एग्जाम्पल के हिसाब से या एक इंटरिम मेजर के हिसाब से उसे एक बार लाया जाए जीएसटी में, उसका पहले इम्पैक्ट देखा जाए, और उसके बाद सारे और जो पेट्रोल एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं या डीजल हैं, उनको लाया जाए जीएसटी में। किंतु अब ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर उसको जीएसटी में लाने के लिए उसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाए। मैं एक और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, मेरे हिसाब से ये प्रेसिंग नीड है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इन्वर्टेड ड्यूटी में है, मैं आपको बता दूं कि जो सर्विसेज हैं, अभी जो गुड्स की दरें 12 से 5 हुई हैं या 18 से 5 हुई हैं, अब उसमें सर्विसेज की दरें कम नहीं हुई हैं, सर्विसेज 18 की 18 ही हैं। तो जो इन्वर्जन है सर्विसेज में, वो 0 या 6 से बढ़ के 7 से बढ़ के 13% हो गई हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन मेरे हिसाब से, अभी कोलकाता में जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है 16 और 17 जुलाई को, कि ये जो सर्विसेज का रिफंड है इन्वर्जन में, इसको रिफंड दिया जाए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कम हो। एब्सोल्युटली सर। तो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, और अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या समाधान निकलने की कोशिश होती है। नितिन सर, मैं आपसे थोड़ा सा एक और, मैं रियल पिक्चर, ग्राउंड पिक्चर पे आप लोगों की अपने ऑब्जर्वेशंस में, आप लोगों के क्लाइंट्स जो आपको फीडबैक देते हैं या जिस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, उसके लिहाज से पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक ही राज्य में हमने देखा है कि कई बार कई रजिस्ट्रेशंस आपको करने पड़ते हैं, उसका जिक्र आपने भी किया। मल्टी लोकेशन कंप्लायंस भी होती है, और बार बार हर स्टेट यही दावा करता है कि साहब हमने सिंगल विंडो जारी कर दिया है, हमने। अब आप किसी भी स्टेट में उठा करके देख लीजिए, जब भी वहाँ पर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, तो उनका सबसे बड़ी हेडलाइन यही होती है, हमने सिंगल विंडो कर दिया, सिंगल विंडो कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी रजिस्ट्रेशन, मल्टी लोकेशन कंप्लायंस, और उसमें जो सिंगल विंडो सिस्टम के दावे होते हैं, उसकी सच्चाई क्या है सर, और उस पर आप लोगों के क्या सजेशंस हैं? जी दीपक जी, आई थिंक ये भी बहुत अहम मुद्दा है बहुत सारी कंपनियों के लिए, जो एफएमसीजी, रिटेल, फार्मा, जहाँ पर उनको दे हैव टू ऑब्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस बिकॉज दे रन देयर बिजनेसेस विद नंबर ऑफ प्लेसेस, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है वहाँ पर। सो इंडस्ट्री में लाइक रिटेल, फार्मा, जहाँ पर मल्टी रजिस्ट्रेशन है, ये अहम मुद्दा है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए।
वी हैव सीन इन द पास्ट जब VAT regime था, जब CST regime था, state used to do the audits, state used to do assessment. I think वो थोड़ा एक कल्चर अभी भी जो कर व्यवस्था है GST की उसमें है. As part of the architecture, every state has an authority to audit. तो जब वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, ये एक मुद्दा अभी भी लोगों को अखरता है कि हम लोगों को एज एन एसएससी, एज ए टैक्स पेयर, व्हाई वी शुड बी इंटरेक्टिंग विद 20 टैक्स अथॉरिटीज. क्या ये असेसमेंट और ऑडिट का जो प्रोसेस है, क्या एक सेंट्रल यूनिट नहीं कर पाएगी? अगर आप पहले की व्यवस्था भी देखें, चाहे वो एक्साइज में थी, स्पेसिफिकली एक्साइज में थी, जहां पर लार्ज टैक्स पेयर के लिए एक सिंगल इंटरफेस होता था, उसके क्राइटेरिया थे, कंडीशंस थे. इंडस्ट्री की ये मांग है बिकॉज उन्होंने देखा है कि जब 20 रजिस्ट्रेशन है, 20 ऑडिट वो लोग फेस करते हैं, हर स्टेट में एक नया मुद्दा होता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, स्थिरता जो पोजीशन की है वो क्वेश्चन कर दी जाती है, और वहां पर हर स्टेट के नए नए मुद्दे आते हैं. अगर एक सेंट्रल सेल होगी तो काफी सुधार आएगा, एक सहजता और स्थिरता की तरफ हम बढ़ेंगे, और यही मांग इंडस्ट्री की रही है. हमने देखा है कि जब भी ये ऑडिट्स और असेसमेंट होते हैं, इवन समटाइम सेंट्रल अथॉरिटीज आर नॉट अलाइन. हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में तो अलग अलग व्यवस्था है, बट इवन सेंट्रल की जो व्यवस्था है, जहां पर अगर मेरे 20 रजिस्ट्रेशन में 5 रजिस्ट्रेशन सेंट्रल अथॉरिटीज की तरफ है, तो वो 5 जो रजिस्ट्रेशन है वहां पर सेंट्रल अथॉरिटीज भी डिफरेंटली ऑडिट करती है. आई थिंक एक बहुत अहम मुद्दा है जहां पर अगर हम डिजिटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जहां हम AI की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं एक लीगल एंटिटी के सारे ऑडिट्स एक ही जगह पर हो, ताकि उनको ये सारी चीजें कॉस्ट बढ़ाती है. अगर मुझे 20 ऑडिट करनी है, मुझे उसी तरह से लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट वी हैव नेसेसरी इंटरफेस. और इससे भी बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमारी बैलेंस शीट फाइनेंशियल जो होती है वो लीगल एंटिटी की ओर की तरफ बनती है, उनके हिसाब से, लीगल एंटिटी के हिसाब से बनती है. बट स्टेट अथॉरिटीज जब भी वो स्टेट की ऑडिट करते हैं, they ask for a state specific trial balance, they ask for state specific financials. Absolutely. ये जेन्युइन फीडबैक है. आप लोगों से मुझे बातचीत तो और करनी थी, आपको भी और सुनना था, लेकिन वक्त की आज कमी है, इसलिए आपको विदा कहने का समय. लेकिन इन 9 सालों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ ये पूरा GST का स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन आज भी मुकदमों की बाढ़ है, फ्रिक्शन एंड लिटिगेशन के मोर्चे पर काम करना है, रिफंड में देरी, वर्किंग कैपिटल लोगों का ब्लॉक हो जाता है, इस पर भी काम करना है. जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड इशू जो हमारे मेहमानों ने उठाए, रजिस्ट्रेशन के इश्यूज जो हैं और कंप्लायंस के इश्यूज जो हैं, ये काफ़ी कुछ है जिसमें काम करना अभी बाकी है. तो 1.0 फिर 2.0 अभी 3.0 भी आएगा, और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को बनने की दिशा में हमें बहुत सारे इस तरह के 0.0 सुधार लाते रहने होंगे. फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. मणि सर, जालान सर, सौरभ अग्रवाल सर, विजय वर्गीय सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.